This is part 2 of the video on classical theory of employment. In the first part, you will find introduction, main theme of classical theory of employment, types of unemployment associated with full employment, assumptions of classical theory of employment, classical model, production function, labor market, capital market, flexibility of prices. So for these points you can watch first part of the video. In this second part we will discuss the determination of equilibrium in classical theory and the effect of change in production function, effect of change in labor supply, effect of change in money supply on this equilibrium. This equilibrium is explained with the help of a set of 4 diagrams. इसको 4 डायग्राम्स बोलते हैं, हम कॉमनली बोल देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये 1 2 3 4 डायग्राम्स हैं, बट प्रैक्टिकली these are not the 4 diagrams. This is a set of 1 diagram. ये एक ही डायग्राम है जिसके 4 पैनल हैं. दिस इज द फर्स्ट पैनल, देन टॉप पे है सेकंड पैनल, फिर है थर्ड पैनल एंड फिर है फोर्थ पैनल. तो इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि 1 नंबर डायग्राम, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर. तो इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में हमने ये दिखाया है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. 4 सेट जो हैं इसमें हम पहले बनाएंगे इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन कि कैसे क्लासिकल थ्योरी में इक्विलिब्रियम बनता है. तो इक्विलिब्रियम बनाने के बाद फिर हम उसमें जो इफेक्ट्स हैं आउटपुट चेंज होने के, लेबर सप्लाई चेंज होने के, मनी सप्लाई चेंज होने के, वो फिर दिखाएंगे. फर्स्ट इज द इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम की डायग्राम है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पूरे सेट को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. ये है सपोज हमारी दो नंबर डायग्राम. ये है सपोज 1 नंबर डायग्राम. ये सपोज है डायग्राम नंबर 3 और ये है डायग्राम नंबर 4. तो ये ऐसे बनी हुई हैं डायग्राम्स. ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर और ये है 4 नंबर. ऐसे ये डायग्राम्स हैं. तो इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे ऊपर 1 2 3 4 ऐसे उल्टा यू बन रहा है. ये 1 नंबर डायग्राम इसके साथ कनेक्टेड होगी, 2 नंबर इसके साथ, 3 नंबर के साथ होगी, 3 नंबर 4 के साथ होगी. ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी. तो ये उल्टा यू बनेगा हमारी डायग्राम्स के सेट का. In first diagram we are taking
labor supply on one axis or employment level, number of employment, real wage on the other side, W/P। तो एम्प्लॉयमेंट का रियल वेज के साथ हम रिलेशन दिखाएंगे इस डायग्राम में, 1 नंबर डायग्राम में। और इसमें अगर हम एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन बनाएं, सपोज दिस इज द डिमांड फॉर लेबर, DL, and this is the supply of labor, SL। जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो है पॉइंट E1, where equilibrium is at NF labor of employment। NF here means full employment, and real wage here is, suppose, W/P1। This is the real wage, our first equilibrium, simple equilibrium with the help of demand for labor and supply of labor। तो यहाँ पर इतनी रियल वेज के ऊपर इतने लोग ONF लोग काम करने को तैयार हैं। लेबर की जो सप्लाई है वो है ONF, एंड ONF लेबर की ही डिमांड है, तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। सपोज इस डायग्राम में क्या हुआ, E1 पॉइंट के ऊपर लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई आपस में बराबर हैं, तो जो रियल वेज है वो W/P1 डिटरमिन हुई है, एंड जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो है NF, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इसी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने इन डायग्राम्स को जोड़ना है। दिस इज द NF लेवल, वही लेवल एम्प्लॉयमेंट का हम ऊपर ले गए। In this diagram, diagram number 2, we will show the production function, and according to classical theory, production is the function of employment। तो एक साइड पर हम लेकर जाएंगे एम्प्लॉयमेंट और दूसरी साइड पर हम लेकर जाएंगे आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। तो एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट के साथ रिलेशन हम 1 नंबर डायग्राम को 2 नंबर डायग्राम के साथ जोड़ रहे हैं। जब हम ऊपर नीचे ऐसे वर्टिकल डायग्राम को जोड़ेंगे तो ये तभी जुड़ेंगी अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिमिलर होगी। जैसे यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एम्प्लॉयमेंट ही लेंगे, तभी ये आपस में जुड़ सकती हैं। तो इस डायग्राम में 2 नंबर डायग्राम में हम दिखा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट के साथ रिलेशन, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन। और क्लासिकल थ्योरी की अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन बनाएं, सपोज दिस इज द आउटपुट फंक्शन Q, ये टेक्निकल आउटपुट इनपुट रिलेशनशिप है कि जो आउटपुट है वो इतना होगा। आप जितनी भी लेबर लगाओगे, सपोज आप इतनी लेबर लगाओगे तो इतना आउटपुट हो जाएगा, इतनी लेबर लगाओगे तो इतना हो जाएगा, इतनी लेबर लगाओगे तो इतना आउटपुट हो जाएगा। दिस इज द आउटपुट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमने लेबर लगाई है NF। NF लेबर लगाने से जो हमें आउटपुट मिल रहा है दिस पॉइंट, सपोज हमें आउटपुट मिल रहा है Q1,
एंड दिस इज सपोज पॉइंट E1, यही E1 पॉइंट है ये वाला। तो NF लेबर लगाने से हमें जो आउटपुट मिला OQ1। तो ये जो आउटपुट है OQ1, अगर हम इसको क्वांटिफाई करें साथ साथ, ये जो रियल वेज है, सपोज ये रियल वेज है 50, और ये जो आउटपुट हमें मिला, सपोज आउटपुट हमें मिला 1000। अब हम इस 2 नंबर डायग्राम को 3 नंबर डायग्राम के साथ लिंक करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, सिंपल डिमांड सप्लाई से इक्विलिब्रियम बनाया। जितनी लेबर फोर्स हमने इक्विलिब्रियम में अप्लाई की, उतनी लेबर फोर्स के साथ हमें कितना आउटपुट मिला वो हमने 2 नंबर डायग्राम में दिखाया। अब 3 नंबर डायग्राम जो है, ये आउटपुट जो पैदा हुआ 1000, इस आउटपुट को खरीदने के लिए, बेचने के लिए हमें कितनी प्राइस रखनी होगी या इसकी प्राइस कितनी डिटरमिन होगी, ये डिपेंड करेगा कि ये आउटपुट जो है वो कितने रुपए में बिका, कितनी मनी सप्लाई, इस कितना खर्चा हुआ इस आउटपुट को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आउटपुट हुआ 1000 का, और जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई जैसे हम इसको बनाएं, अब यहाँ पर हम लगाएंगे प्राइस लेवल और यहाँ पर लगाएंगे हम आउटपुट, क्योंकि हमने अब 2 नंबर एंड 3 नंबर डायग्राम को जोड़ना है। तो ये अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली 2 डायग्राम को जोड़ रहे हैं तो ये तभी जुड़ेंगी अगर इसकी वर्टिकल एक्सिस सिमिलर होगी, दोनों की एक्सिस वर्टिकल सिमिलर होगी। तो यहाँ पर अगर हम Q ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम Q ले रहे हैं। अब जो मनी सप्लाई है कंट्री में, मनी सप्लाई कंट्री में सपोज है दिस वन MV, this is suppose money supply, M means notes and currency, paper money और physical currency जो भी है, and V is the velocity of that currency, and output जो हुआ है, आउटपुट हुआ है इस डायग्राम में अगर हम देखें, आउटपुट हुआ है Q1 that is 1000, जिसको हमने एज्यूम किया। तो 1000 आउटपुट पैदा बाय करने के लिए सपोज करो हमारी इतनी मनी सप्लाई लगी, तो इतनी मनी सप्लाई अगर लगी तो जो प्राइस है वो नेचुरली प्राइस होगी सपोज दिस वन P1 एंड ये वही पॉइंट है E1। अब इसको आप समझो कि जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्वांटिटी यहाँ पर है 1000 और जो प्राइस है सपोज है 2, तो जो मनी सप्लाई है टोटल वो है 2000। दिस इज मनी सप्लाई, प्राइस इनटू क्वांटिटी जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है
उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर 1000 के आउटपुट को खरीदने के लिए 2000 मनी सप्लाई की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब जो प्राइस है वो 2 होगी। तो ये सपोज करो 2000 मनी सप्लाई है, ये 1000 का आउटपुट है। 1000 का आउटपुट हमने 2000 मनी सप्लाई में खरीदा, इसका मतलब जो प्राइस है वो 2 है। तो इसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी मनी सप्लाई है वो सारी की सारी स्पेंड हो जाती है। कोई भी हम मनी सप्लाई संभाल कर नहीं रखते, क्योंकि मनी का एक ही काम है, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन मोटिव को ही इन्होंने मेन माना है। तो जितनी मनी सप्लाई है वो सारी की सारी खर्च हो गई, सारे का सारा आउटपुट सेल हो गया। तो प्राइस लेवल जो है वो 2 है। अब हम 3 नंबर एंड 4 नंबर डायग्राम को ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करना है तो जो हॉरिजॉन्टल ये है लाइन, वही हॉरिजॉन्टल लाइन ये होनी चाहिए। यहाँ पर हमने लिया है प्राइस लेवल, तो यहाँ भी हम लेंगे प्राइस लेवल, एंड दिस इज द प्राइस P1। P1 प्राइस है, एंड यहां पर हम ले रहे हैं मनी वेज रेट। तो ये 1 नंबर डायग्राम एंड 4 नंबर डायग्राम के वर्टिकल एक्सिस सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं जुड़ रही। तो हमारी डायग्राम ये ऐसे ही जुड़ रही है। अगर आप डॉटेड लाइंस को देखो तो ये ऐसे बन रहा है, उल्टा यू। यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं? यहां पर हम दिखा रहे हैं रियल वेज। सपोज दिस इज द रियल वेज, W/P1 जो ये फिक्स हुआ, W/P1 50, सपोज दिस इज 50। तो अगर W/P1 50 है और अगर ये प्राइस 2 है, इट मीन्स जो W होगा मनी वेज जो होगी, ये सिंपल फार्मूला है, सिंपल मैथमेटिक्स है। W/P, P है 2, रियल वेज है 50, इट मीन्स ये होगा 100। तो जो W है, W यहां पर है 100। ये है W, जिसको हम लिख रहे हैं 100। तो जो मनी वेज है, मनी वेज यहां पे है 100, एंड अगेन दिस इज पॉइंट E1। यही E1 पॉइंट है। तो ये जो लाइन है W/P1 वाली, ये लाइन, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे ये 50 ही आएगा कैलकुलेट करके, जो ये वेज रेट डिटरमिन हुई। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट की 50 की हमने ये लाइन बना दी, क्योंकि अगर आप कहीं भी चेक करो, सपोज आप इसको डबल करके देखो, तो यहाँ पर ये प्राइस आएगी 4, यहाँ पर इसका वेज आ जाएगा 200, तो 200/4, अगेन इट विल बी 50 हेयर। तो ये हर एक पॉइंट पर 50 शो हो रहा है, तो हर एक पॉइंट पर ये रियल वेज
कांस्टेंट है, सेम है। दिस इज द सिंपल डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये रियल वेज सेम क्यों है? क्योंकि इस लाइन की जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट है, इसलिए ये सेम है। अगर इस लाइन की स्लोप कम हो रही हो या लाइन की स्लोप बढ़ रही हो, फिर ये रियल वेज भी कम होगा या बढ़ेगा, बट क्योंकि जो कांस्टेंट स्लोप है इसलिए ये रियल वेज सेम है। दिस वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Next point in this explanation, we will discuss effect of change in production function. अगर suppose due to improvement in technology or due to improvement in capital stock or due to any other reason, suppose production function shifts upwards, तो अगर production function upward shift हो जाए, Q से Q डैश हो जाए, ऊपर शिफ्ट हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से, कैपिटल की वजह से या और किसी कारण से अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विद सेम लेबर, जैसे N1 है, पहले आप पैदा करते थे Q1, अब आप ज्यादा पैदा कर सकते हो आउटपुट। जैसे सपोज पहले ये था 1000, तो अब हम विद सेम इनपुट हम पैदा कर सकते हैं सपोज 1800, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन कैपिटल स्टॉक, बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। तो प्रोडक्शन फंक्शन अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो सेम लेबर के साथ हम ज्यादा आउटपुट पैदा कर सकते हैं। तो अगर आउटपुट ऊपर शिफ्ट हो गया, अगर हम सेम लेबर के साथ ज्यादा आउटपुट पैदा कर सकते हैं, इट मीन्स जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो रियल वेज भी बढ़ जाएगी, जैसे हमने इस डायग्राम में दिखाया। पहले ये इक्विलिब्रियम था, तो आउटपुट शिफ्ट होने से, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से डिमांड कर्व लेबर की राइट साइड शिफ्ट हो गई, जिससे रियल वेज बढ़ गई। तो मनी सप्लाई उतनी ही है, तो इससे रियल वेज हमने बढ़ी हुई द्वारा शो की। ये पहले वाली थी, ये दूसरी है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इस पार्ट की, कि अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से, कैपिटल स्टॉक में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से या किसी भी और कारण से अगर प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। For better understanding, we will draw this diagram again step by step. तो आप भी इस डायग्राम को अगर इस वीडियो के साथ साथ बनाओ तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा, और you will also learn how to draw this diagram. तो हम देखो, जो हमने पहले ये डायग्राम बनाई, ये एक बेसिक सेट बन गया। तो जो भी हम चेंज करेंगे वो इसी बेसिक सेट में करेंगे। पहले हम ये सेम दोबारा बनाएंगे, फिर उसमें आउटपुट को बढ़ाकर, डिमांड फॉर लेबर बढ़ा के देखेंगे, रियल वेज बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ऐसे काम करना पड़ता है कि डायग्राम जो है वो अट्रैक्टिव लगे, ब्यूटीफुल लगे। तो इसके लिए आपको पता है कि आपने जो डिमांड है लेबर की वो बढ़ानी है, राइट साइड पे लेके जानी है। इसलिए कोशिश करो कि पहले ही इस डिमांड को थोड़ा लेफ्ट साइड बनाओ, ताकि राइट साइड के लिए जगह बच जाए। यहाँ पे आपको पता है कि हमने आउटपुट को ऊपर शिफ्ट करना है, तो पहले ही इसको थोड़ा नीचे को बनाओ ताकि ये ऊपर शिफ्ट होने की स्पेस खुली मिले। रियल वेज को हमने ऊपर शिफ्ट करना है, तो यहाँ भी हम थोड़ा रियल वेज को डाउन बना के इसको ऊपर शिफ्ट करने की स्पेस रखेंगे।
यहाँ इस डायग्राम में हमने ऐसे नहीं किया, सारे पॉइंट हमने सेंटर में लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल पॉइंट ही दिखाना था, शिफ्ट नहीं दिखाना किसी चीज़ का। तो अब हम शिफ्ट दिखाएंगे। तो जैसे जैसे शिफ्टिंग हमने करनी है, राइट साइड मूव करना है तो हम सारे पहले क्रॉस को लेफ्ट रखेंगे, अगर लेफ्ट साइड मूव करना है तो पहले क्रॉस को हम राइट रखेंगे उस हिसाब से। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि हमने डिमांड को बढ़ाना है, राइट साइड मूव करना है, इसलिए हम पहले क्रॉस को लेफ्ट साइड पे रखेंगे ताकि डायग्राम में बढ़िया आराम से एक्सप्लेनेशन की जा सके। तो साथ साथ हम ये द्वारा पहले 4 सेट ड्रॉ करेंगे। डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 3, डायग्राम नंबर 4। तो अब हमें ऊपर वाली डायग्राम के हिसाब से ये तो पता चल गया कि यहाँ पर हम दिखाएंगे लेबर की डिमांड सप्लाई, तो एम्प्लॉयमेंट का रियल वेज के साथ रिलेशन। यहाँ पर हम दिखाएंगे एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के साथ रिलेशन, प्रोडक्शन फंक्शन। और यहाँ पर हम दिखाएंगे आउटपुट एंड प्राइस का रिलेशन थ्रू मनी सप्लाई। और यहाँ पर हम दिखाएंगे रियल वेज, प्राइस एंड मनी वेज का रिलेशन। तो पहले जैसे हमने क्रॉस बनाया, सारी ब्लैक वाली डायग्राम बनाई, तो पहले हम क्रॉस को लेफ्ट बनाना चाहते हैं। दिस इज सपोज D1। अब हम इसका नाम रख रहे हैं 1, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे तो उसका हम नाम रखेंगे फिर 2। और ये सपोज है लेबर की सप्लाई SL, इसको हम चेंज नहीं कर रहे, इसलिए इसको हम 1 2 का नाम नहीं दे रहे। एंड दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम, सपोज E1। और ये है इक्विलिब्रियम यूनिट ऑफ लेबर, सपोज N1। एंड ये है इक्विलिब्रियम रियल वेज रेट, सपोज W/P1। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाई, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। और ये है सपोज हमारा आउटपुट फंक्शन, इसको हम कहते हैं Q। ये हमारा जो आउटपुट फंक्शन है, ये हमने पहले नीचे को बनाया क्योंकि हमने इसको ऊपर शिफ्ट करना है। और जब हमने N1 लेबर को काम पर लगाया, N1 लेबर को काम पर लगाने से हमें आउटपुट मिला ये वाला, सपोज ये है N1 लेबर, दिस इज सपोज E1। और हमें आउटपुट मिला Q1। जैसे हमने इस पहले देखा उसी तरह से हम ये स्टडी कर रहे हैं। वही एग्जांपल हम न्यूमेरिकल भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रियल वेज बनाई थी 50, सपोज ये रियल वेज है 50, और ये आउटपुट सपोज हुआ है 1000 का। और ये सपोज है हमारी कंट्री में मनी सप्लाई MV। और इस 1000 के आउटपुट को, अगर सारे आउटपुट को हम इस मनी सप्लाई से खरीदते हैं, ये जो मनी सप्लाई हमने क्वांटिफाई किया था, ये किया था
2000, सपोज ये 2000 मनी सप्लाई है, तो ये हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा है Q1, ये है E1 और ये हमारी प्राइस थी P1। हमारा जो आउटपुट है 1000 का, 1000 का हमारा जो आउटपुट है, इसको अगर हमने 2000 मनी सप्लाई से खरीदा है, इसका मतलब जो प्राइस है वो है 2, जो हमने यहां लिया था कि ये 2 प्राइस है। इसी प्राइस को हम नीचे ले आए, P1 को, और ये है हमारी सपोज रियल वेज W/P1, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये है 50, रियल वेज 50 है। अगर ये रियल वेज 50 है और ये प्राइस 2 है, इट मीन्स जो मनी वेज है यहां पर, दिस इज अगेन E1 पॉइंट, मनी वेज है W1, एंड अगर ये 50 है और ये 2 प्राइस है तो ये हमने लिया था कि ये है 100, तो W 100/250 आ जाएगा। तो ये हर एक पॉइंट पर 50 को रिप्रेजेंट करती है W/P। तो ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है जो हमने पहले बनाया ऊपर डायग्राम में। Now what are we showing? Suppose with the improvement in technology or capital stock or any other reason, suppose output function shifts upwards from Q to Q dash। जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो सपोज अपवर्ड शिफ्ट हो गया। इट मीन्स हम सेम लेबर के साथ पहले से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। इस वजह से हम जो लेबर की डिमांड है वो बढ़ा रहे हैं। सपोज D1 से बढ़ाकर हमने लेबर की डिमांड कर दी D2, and this is new point of equilibrium E2। अब जैसे ही हमने लेबर की डिमांड बढ़ाई, यहां पर अगर हम लगाएं फ्रॉम N1 to N2, जो रियल वेज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे पर कमोडिटी में होता है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गई। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई अगर सेम हो। तो यहाँ पर सप्लाई तो सेम है SL, बट लेबर की डिमांड बढ़ गई D1 से D2, तो इसलिए जो रियल वेज है वो बढ़ गई। सपोज W/P 2 हो गई। और ये जो रियल वेज है इसको हम क्वांटिफाई कर लेते हैं। सपोज ये है 100, तो इसको हमने इस डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है। अब हम लेबर लगा रहे हैं N2, ये हमारा इंक्रीज हुआ है।
N1 से N2, और ये रियल वेज इंक्रीज हुआ है 50 से 100। तो अब हम लेबर लगा रहे हैं N2 लेबर को ही हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो अब जो आउटपुट फंक्शन है Q डैश, इतना आउटपुट हम कर रहे हैं। तो अब हमने लेबर लगाई N2, और ये हमारा पॉइंट है सपोज E2, और अब हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो हो रहा है सपोज Q2। जो Q2 है वो है सपोज, ये पहले 1000 रुपये का था, अब सपोज ये है 2000 रुपये का। डबल कर दिया हमने सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। मनी रियल वेज को भी डबल कर दिया हमने 50 से 100, आउटपुट को भी हमने डबल कर दिया सपोज। तो अब हम ज़्यादा आउटपुट पहले से ले रहे हैं। मनी सप्लाई कंट्री में सेम है, मनी सप्लाई को गवर्नमेंट ने नहीं चेंज किया। अब हमारे पास आउटपुट है 2000, और इसी मनी सप्लाई से 2000 मनी सप्लाई से अब हम 2000 आउटपुट खरीद रहे हैं। पहले 2000 रुपये में आता था 1000 आउटपुट, तो इसलिए प्राइस थी 2। तो अगर हम सेम एक्सपेंडिचर के साथ ज़्यादा आउटपुट खरीद रहे हैं, इट मीन्स प्राइस कम हो गई। अगर हम सेम मनी के साथ ज़्यादा आउटपुट खरीद रहे हैं पहले से, इसका मतलब प्राइस कम हो गई। सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हमने प्राइस कम दिखाई कि जो प्राइस है वो कम हो गई। सपोज ये प्राइस कम हो गई फ्रॉम P1, दिस इज सपोज P0, P1 से P0 पर आ गई प्राइस, सपोज 2 से 1 पर आ गई, तो प्राइस कम हो गई। ये आउटपुट बढ़ गया 1000 से 2000। ये हमने लेबर फोर्स बढ़ाई N1 से N2। ये एरो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये एरो N को, लेबर को बढ़ाना, रियल वेज का बढ़ना, लेबर का बढ़ना, आउटपुट का बढ़ना, प्राइस का कम होना, ये एरो अगर हम लगाते हैं तो ये सारी डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाती है। तो जैसे ही हमने ये देखा कि प्राइस कम हो गई, तो अब हम इस प्राइस को अगर नीचे ले आए, दिस इज P0, ये 1 प्राइस है, प्राइस कम हो गया, बट यहां पर हमें पता है कि रियल वेज बढ़ गया। रियल वेज जो है वो पहले से ज्यादा हो गया। तो रियल वेज अगर ज्यादा हो गया तो इट मीन्स ये जो रियल वेज की लाइन है ये ऊपर शिफ्ट हो गई, लाइक दिस। सपोज दिस इज W/P2। और अब अगर हम देखें तो जैसे हमने क्वांटिफाई किया है, रियल वेज हमने लगाया है 100। तो यहां पर देखें प्राइस कम हो गई और मनी वेज बढ़ गई, W1 से W2, और ये है हमारा वही पॉइंट E2। मनी वेज हमारे ज्यादा हो गए। तो
यहाँ पर हम क्वांटिफाई करने के टाइम थोड़ा सा यहाँ W को सेम भी रख सकते थे, क्योंकि फिर हमारी जो 100 प्राइस होती, 100 मनी वेज होती, प्राइस 1 होने की वजह से ये 100 आ जाता। तो अगर हम इसको यहाँ से निकालने की बजाय इस पॉइंट से निकाल देते तो भी ये एक्सप्लेन हो जाना था। ये सपोज है हमारी W रियल वेज रेट। तो यहाँ पर अगर हम E2 पॉइंट लगा दें तो W1 100 ही रहेगा, प्राइस 1 हो जाएगी, तो ये 100 को रिप्रेजेंट करेगा। तो या फिर ये कहो कि थोड़ी सी अगर हम ये लगा दिया, ये दोनों लाइन ठीक हैं, ये नहीं कि ये गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम ये 100 रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यहाँ पर अब ज़्यादा बन गया। ये सपोज ये 150 हो गया, तो अगर हम यहाँ पर रियल वेज को लगाते हैं तो ये 100 शो हो जाएगा, क्योंकि मनी वेज 100 है, प्राइस 1 है। अगर हम ये वाला लगाते हैं, सपोज हम ये इसको 150 लगा लेते हैं, तो फिर ये 150 शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 150 कर देंगे, फिर ये ठीक हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 150 करने के लिए जो प्राइस है वो 1 है, तो ये 150 है, रियल वेज बन गई प्राइस अपॉन 150/1, तो ये हो गया हमारा 150। तो अगर हमने मनी वेज को सेम रखा, फिर तो ये ब्लैक वाली लाइन बन जाएगी, रियल वेज हायर शो हो जाएगी 100। अगर हमने इस पॉइंट से ऊपर ले गए, यहाँ पर ले गए, W मनी वेज को बढ़ा दिया, फिर ये 100 से ज़्यादा शो हो जाएगी। बस यही फ़र्क है। वैसे ये दोनों लाइंस जो हैं ठीक हैं, कोई भी एक बनानी है। तो दोनों लाइन अगर हम देखें इससे ऊपर हैं W/P1 से, इट मीन्स जो रियल वेज है वो बढ़ गया। चाहे इसको 50 से 100 शो कर दो, चाहे 50 से 100 से ज़्यादा शो कर दो। दिस वॉज द effect of change in production function on equilibrium. Now we will explain effect of shift in labor supply. तो बेसिक इक्विलिब्रियम हमारा यही रहेगा जो हमने पहली बार बनाया। तो इसमें अगर हम देखें कि लेबर की सप्लाई बढ़ जाए, जैसे यहाँ पर आप देखो ये ऊपर वाली डायग्राम में कोई चेंज नहीं की हमने, यहाँ पर हमने लेबर की सप्लाई को बढ़ा दिया, S1 से S2 राइट शिफ्ट हो गए ये। तो जैसे ही हमने लेबर की सप्लाई को बढ़ाया, रियल वेज कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे किसी प्रोडक्ट में है उसकी सप्लाई बढ़ गई तो उसकी प्राइस कम हो गई। ऐसे ही अगर लेबर की सप्लाई बढ़ गई तो उसकी प्राइस रियल वेज कम हो गई। तो जैसे ही हमने लेबर को बढ़ाया N1 से N2, आउटपुट ज़्यादा हमने पैदा किया, प्रोडक्शन फंक्शन सेम है, टेक्निकल चेंज नहीं है, टेक्निक कांस्टेंट है। ज़्यादा आउटपुट को अगर हम सेम मनी से बाय कर रहे हैं, इट मीन्स प्राइस कम हो गई। तो अब हम यहाँ पे प्राइस कम हो गई, पहले रियल वेज ये थी, अब रियल वेज कम दिखानी है, तो प्राइस कम हो गई, तो मनी वेज को हमने ज़्यादा कम करके ये हम शो कर सकते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसको हम अगेन ड्रॉ कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओ।
तो वैसे ही 4 डायग्राम्स का सेट हम बनाएंगे। ये है हमारी फर्स्ट डायग्राम, 2 नंबर कहते हैं हम इसको क्योंकि फर्स्ट नीचे होती है। ये है हमारी 1 नंबर डायग्राम। ये है 3 नंबर और ये है 4 नंबर। तो इक्विलिब्रियम हम पहले भी जैसे 2 बार बना चुके हैं। यहां पर हम लेते हैं लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट, इसका रियल वेज के साथ रिलेशन। यहां पर हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट के साथ रिलेशन। यहां पर हम लेते हैं आउटपुट का प्राइस के साथ रिलेशन और यहां हम लेते हैं प्राइस का मनी वेज के साथ रिलेशन। ये हमारे 4 सेट हैं, 1 2 3 4, उल्टा यू। तो अब हमने लेबर की सप्लाई को बढ़ाना है। तो पहला जो क्रॉस है, ये देखो, जब हम लेबर की सप्लाई को बढ़ाएंगे तो ये सेकंड क्रॉस जो है वो थोड़ा राइट भी आएगा और डाउन भी आएगा। इसके E1 के E2 जो है वो राइट पे है और डाउन है, तो E1 को हम थोड़ा लेफ्ट को और टॉप को बना लेंगे, फर्स्ट क्रॉस को। ये सपोज है हमारी डिमांड फॉर लेबर, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और ये है सपोज सप्लाई ऑफ लेबर S1, क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे। दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम, सपोज E1, और ये है एम्प्लॉयमेंट लेवल, सपोज इनिशियल एम्प्लॉयमेंट लेवल N1, और ये है सपोज रियल वेज W/P1। तो इसी लेबर को हम ऊपर ले गए, N1 को। ये है हमारा आउटपुट फंक्शन, इसको हमने शिफ्ट नहीं करना, इसलिए हमने इसको डायग्राम के बिल्कुल सेंटर में बना दिया। दिस इज अवर आउटपुट फंक्शन Q। तो N1 लेबर हमने यूज की। बाय यूजिंग N1 लेबर initially we are producing this much of output। ये हमारा E1 पॉइंट है, इतना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज Q1। इसको अगर हम क्वांटिफाई भी करें, ये हमने लगाई थी 50 वेज रेट। ये हमारा आउटपुट जो है ये है 1000 का, पहले जो हमने लगाया था। और इसी आउटपुट को हम थर्ड डायग्राम में लेकर जा रहे हैं। Q1 1000 का आउटपुट है ये, और ये सपोज हमारी है मनी सप्लाई MV, जिसको हम बोल रहे हैं ये थी हमारे पास 2000 रुपए। तो अगर 2000 रुपए में हम 1000 का आउटपुट ले रहे हैं, इट मीन्स जो प्राइस है हमारे पास P1, दिस इज पॉइंट E1। इसी प्राइस को हम नीचे ले आए, दिस इज P1।
और जो हमारी रियल वेज है वो है सपोज दिस वन। ये सपोज हमारी रियल वेज है W/P1, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये 50 है। अगेन दिस इज पॉइंट E1 एंड दिस इज सपोज W1। और अगर प्राइस हमने यहाँ पे जैसे देखा 2 है, 2 प्राइस है, ये 50 रियल वेज है, इट मीन्स जो मनी वेज है वो है हमारी पहले 100। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो सिमिलर है। फर्स्ट टाइम जो बनाया था बिल्कुल वैसा ही है। नाउ सपोज with increase in population or with any reason, suppose लेबर की जो सप्लाई है वो बढ़ गई फ्रॉम S1 to S2। दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम E2। और जब लेबर की सप्लाई बढ़ी, now we are employing more units of labor N2। तो ये राइट साइड शिफ्ट हो गया। लेबर की सप्लाई बढ़ने से उसकी प्राइस कम हो गई, W/P 0। ये डाउन शिफ्ट हो गया। एंड नाउ वी आर यूजिंग दिस मच लेबर N2। आउटपुट फंक्शन इज सेम, आउटपुट इज दिस। लेबर वी आर यूजिंग N2, ये राइट शिफ्ट है। आउटपुट इंक्रीज्ड फ्रॉम E1 to E2, दिस इज सपोज Q2। आउटपुट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इस आउटपुट को हम सपोज कैलकुलेशन इजी करने के लिए लगा लेते हैं कि जो न्यू आउटपुट है वो है 2000 का। अब इसी आउटपुट को हम इधर ले गए, तो यहां पर हम क्या शो कर रहे हैं, सेम 2000 अमाउंट में अगर हम ज्यादा आउटपुट बाय कर रहे हैं Q2, तो नेचुरली जो प्राइस है वो कम हो गई। तो आउटपुट यहां है 2000 का, तो प्राइस कम होकर रह गई 1। आउटपुट बढ़ गया, प्राइस कम हो गई। तो इसी प्राइस को हम नीचे ले आए। तो यहां पर हम शो कर रहे हैं कि जो रियल वेज है प्राइस देखो कम हो गई। P1 से P0। तो जो रियल वेज होती है मनी वेज ओवर प्राइस। अगर प्राइस कम हो गई तो रियल वेज बढ़ जाएगी, बट हमें पता है कि रियल वेज कम हुई है, इसलिए हम ये कहेंगे कि प्राइस कम हो गई, बट जो मनी वेज है वो और भी ज़्यादा कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये पहले अगर हम कैलकुलेशन करें, पहले ये था मनी वेज था 100, प्राइस थी 2, तो ये बन गया 50, ये वाला पॉइंट। तो अब अगर हम देखें तो जो प्राइस है वो रह गई 1, तो इसको हमने 50 से कम रखना है, सपोज 25 रखना है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मनी वेज 25 रह गई। तो यहाँ पे हम इसको रियल वेज को पहले से कम रखना है। ये ऐसे शिफ्ट हो गया डाउन साइड, सपोज W/P 0, ये वाला। ये सपोज W/P 0 जो है ये सपोज 25 का है।
तो यहाँ पर हम लगाएंगे मनी वेज कम हो गया, W1 से W0, 100 से 25, ये पॉइंट है हमारा E0 या फिर E2, कुछ भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि अगर लेबर की सप्लाई बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। रियल वेज कम करके हमने ये शो किया। The fourth point, last point on effects, effect of shift in money supply। अगर मनी सप्लाई शिफ्ट हो तो क्या होगा। तो इसमें देखो, इसमें लेबर की डिमांड सप्लाई सेम है, इसलिए कोई शिफ्ट, कोई चेंज इसमें रियल वेज में नहीं है। अगर रियल वेज में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। और आउटपुट टेक्नोलॉजी वगैरह में कोई चेंज नहीं है, इसलिए आउटपुट फंक्शन भी सेम है, सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ गई। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा, ये हमने अब शो करना है, एंड ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ही 4 डायग्राम्स का सेट हम बनाएंगे। ये है हमारी दो नंबर डायग्राम, ये है 1 नंबर, दिस इज 3rd डायग्राम, एंड दिस इज द 4th डायग्राम। और अब तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। यहाँ पर हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट का रियल वेज के साथ रिलेशन, यहाँ पर हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट के साथ रिलेशन, यहाँ पर हम लेते हैं आउटपुट का प्राइस के साथ रिलेशन, और यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस का मनी वेज के साथ रिलेशन। तो फर्स्ट इनिशियल लेवल पे फर्स्ट डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम जो डिमांड सप्लाई का क्रॉस है उसको मिडल में बना सकते हैं। दिस इज डिमांड फॉर लेबर एंड दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, and this is the equilibrium unit of labor, suppose N1, and this is real wage W upon P1, जिसको हमने अपने एग्जाम्पल में क्वांटिफाई किया है इनिशियली 50। तो इसी N1 लेबर को हमने लगाया, ये हमारा आउटपुट फंक्शन है, इसमें भी हमने कोई शिफ्ट नहीं करना, इसलिए इसको मिडल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने N1 लेबर को काम पर लगाया, आउटपुट हमें मिला, सपोज Q1, दिस इज E1, और इस आउटपुट को हमने क्वांटिफाई किया है, जो हमने पहले लिया था वो है 1000। इसी आउटपुट को हम आगे ले गए। अब जो मनी सप्लाई है, सपोज मनी सप्लाई है MV1, ये हम शिफ्ट करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा लेफ्ट बनाया है, और ये हमने अपने एग्जाम्पल में लिया था कि ये सपोज 2000 है, और
ये हमारा जो आउटपुट है Q1, ये E1 पॉइंट है। इस Q1 आउटपुट को अगर हम Q1 आउटपुट जो 1000 है, अगर हम इस Q1 आउटपुट को 2000 रुपए में खरीद रहे हैं, इसका मतलब जो प्राइस है वो 2 है। ये हम पहले एग्जांपल ले चुके हैं। इसी 2 प्राइस को हम नीचे ले आए और ये सपोज है हमारी रियल वेज W/P1, जिसको हमने 50 अज्यूम किया है, एंड दिस इज पॉइंट E1, प्राइस इज P1, मनी वेज इज W1। और अगर ये प्राइस 2 है और रियल वेज 50 है, इसका मतलब जो मनी वेज है वो 100 है। तो ये हमारा इनिशियल स्ट्रक्चर है, बेसिक चीज है जिसमें हम बारी बारी चेंज करते हैं। तो बेसिक ये तो बनाना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज करे तो क्या होगा। मनी सप्लाई को गवर्नमेंट अगर इंक्रीज कर दे, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं, कोई लेबर की सप्लाई में चेंज नहीं, कोई लेबर की डिमांड में चेंज नहीं, आउटपुट फंक्शन में कोई चेंज नहीं, यही हम लेबर लगा रहे हैं, 1000 ही आउटपुट है, 2000 मनी सप्लाई है। सपोज गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को 2000 से बढ़ाकर MV2, सपोज गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को कर दिया 4000, डबल कर दिया गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को। जो डायग्राम है उसके जो एक्सिस हैं, एक्सिस के अंदर ही रहनी चाहिए डायग्राम। तो ये डायग्राम हमारी इस एक्सिस से बाहर जा रही है, तो हमें चाहिए कि हम इस एक्सिस को एक्सटेंड करें ताकि हमारी डायग्राम बाहर ना जाए। तो 4000 सपोज मनी सप्लाई हमने कर दी 4000। अब 4000 के साथ सारा मनी हम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी की ये अजम्पशन है कि जो लोग अपनी मनी है उसको सारे को स्पेंड करेंगे, क्योंकि मनी का एक ही फंक्शन है ट्रांजैक्शन, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको उन्होंने कहा है मनी इज अ वेल। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी, 2000 से 4000 हुई, अब हम 4000 रुपए में 1000 आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि आउटपुट तो सेम है। इसका मतलब अगर हम सेम आउटपुट 2000 की बजाय 4000 में ले रहे हैं, तो इट मीन्स जो प्राइस है वो बढ़ गई, सपोज P1 से P2। तो प्राइस हो गई P2, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम E2। तो अब ये प्राइस है P2, दिस इज द मनी वेज नाउ। अब मनी वेज बढ़ गए, W1 से W2 हो गए, दिस इज E2 पॉइंट। प्राइस बढ़ गई और वेज भी बढ़ गए। मनी वेज क्यों बढ़ गए? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई। ये मनी सप्लाई लोगों के पास ही गई, इट मीन्स उनके वेज बढ़ गए, तो मनी वेज उनके बढ़ गए। बट उधर से प्राइस लेवल भी बढ़ गया। जैसे हमने देखा कि जो प्राइस है वो अगर हम 4000 रुपए का 4000 रुपए से 1000 आउटपुट ले रहे हैं तो प्राइस हो गई 4, तो प्राइस डबल हो गई। अब मनी वेज भी बढ़ गए, देखो मनी वेज प्राइस, मनी वेज भी बढ़ गए, प्राइस भी बढ़ गई। इट मीन्स रियल वेज इज सेम,
तो मनी अगर प्राइस डबल हो गया, इधर से मनी वेज भी डबल हो गया, सपोज 100 से 200 हो गया, इसलिए जो रियल वेज है वो सेम है, क्योंकि रियल वेज सेम है, देखो 50, नो इफेक्ट ऑन द रियल वेज। इसी को क्लासिकल वालों ने बोला है कि जो प्राइस है इट इज डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड विद द मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगी, जितने परसेंट मनी सप्लाई इंक्रीज होगी उतने परसेंट ही प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और वर्कर्स की मनी वेज जो इंक्रीज हुई उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो रियल वेज है वो सेम है। So this was all about the effects of changes on classical equilibrium. For Say's law of market, for implications of classical theory and for criticism of classical theory, must watch third part of the video. Thank you. Thanks for watching this video.